हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के हमारी इस चर्चा में। मेरा नाम है अतुल जैन और मैं स्टडी IQ-IAS में इकोनॉमिक्स और द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के संपादकीय हिंदी में पढ़ाता हूं। आप में से कई लोग मेरे को जानते होंगे, कई लोग मेरे को नहीं जानते होंगे, लेकिन आज जो चर्चा हम करने वाले हैं वो चर्चा एक ऐसे विषय पर है जो हम में से ज्यादातर लोगों के दिमाग में कभी ना कभी जरूर आया होगा और ऐसे काफी लोग होंगे जिनके दिमाग में यह सवाल जो है ये रोजाना आता होगा या दिन में कई बार भी आकर यह सवाल आपको डिस्टर्ब करता होगा, आपको सोचने पर मजबूर करता होगा। यह सवाल है कि यार मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं, जो भी मेरे को करना चाहिए, अपना समय लगाना चाहिए वो मैं लगा रहा हूं या लगा रही हूं, लेकिन अगर मेरा इस एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ, जो कि मतलब यार रियलिटी हम सबको स्वीकार करनी चाहिए कि यार कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, 5 लाख बच्चे बैठते हैं, एक बार को अगर हम ऐसा मान लें कि उनमें से 1-1.5 लाख बच्चे सीरियस हैं, चलिए कई बार ये होता है कि हमको लगता है बहुत सारे बच्चे तो गंभीर भी नहीं है, लेकिन चलिए आप ऐसा मान लीजिए कि भाई जिनका प्रीलिम्स क्लियर हुआ कम से कम उनको तो हम बहुत सीरियस मान सकते हैं कि ऐसे 14-15 हजार बच्चे तो काफी सीरियस होते हैं। उन 14-15 हजार बच्चों में से भी मात्र 800,000 बच्चों के आसपास का सिलेक्शन होता है, बाकी 12-13 हजार बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता। यह वास्तविकता है, इसमें कोई उससे भागने की आवश्यकता नहीं है, यह सच्चाई है। और आप कितनी भी पढ़ाई कर लें, कितनी भी तैयारी कर लें, आप यह कह सकते हैं कि मेरे सिलेक्शन होने की संभावना बहुत अच्छी है। आप यह कभी नहीं कह सकते कि यार मेरा तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा। यूपीएससी की तैयारी में जो भी छात्र यह कहता है या कहने की कोशिश करता है कि भाई मेरा 100% सिलेक्शन हो जाएगा, उसे एग्जाम की नेचर का कोई अंदाजा नहीं है। मतलब ऐसा बहुत बार हुआ है कि टॉपर्स ने से भी जब हम लोग बात कर रहे होते हैं, टॉपर्स मतलब जिनकी लिटरली रैंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टॉप 10 रैंक वाले बच्चों से भी हम बात करते हैं और हम पूछते हैं कि यार एग्जाम के बाद क्या लग रहा था, तो उनका भी यह कहना होता है कि सर तैयारी करते हुए हमको श्योर नहीं था कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। जिस बच्चे की रैंक 1 आई वो बच्चा भी यह कह रहा है कि सर मुझे नहीं पता था मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो हां, ऑब्वियसली मेरी तैयारी अच्छी थी, ऑब्वियसली मेरा पेपर भी अच्छा हुआ था, तो मुझे लगता था हो जाएगा, लेकिन क्या मैं गारंटीड कह सकता था? क्या मैंने अपने घर वालों को, अपने मित्रों को कहा था कि हां यार मैं तो आईएएस बन गया? नहीं, उसका जवाब है नहीं, क्योंकि गारंटी नहीं होती। यह बात सच है। तो यार एक बड़ा सवाल जो हम सबके दिमाग में आता है कि मैंने अपने जीवन के 2 साल 3 साल, कई बार उससे ज्यादा भी इस एग्जाम की तैयारी में लगाए। मैंने पार्टी नहीं की, नौकरी नहीं की, बहुत सारे लोगों ने शादियां नहीं की, बहुत सारे लोगों का ब्रेकअप हो गया। ये सब होता है यार जीवन में। जब आप यूपीएससी जैसे परीक्षा की तैयारी करते हो, ज्यादा वक्त नहीं होता आपके पास, पैसे भी नहीं होते। भाई आप युवा हो, एक इस समय जो है लोग बहुत प्रगति कर रहे होते हैं, बाकी लोग नौकरियां कर रहे होते हैं और शादियां कर रहे होते हैं, आप वो सारी चीजें नहीं कर पाते। तो यार आपको ऐसा लगता है कि यार ऐसा तो नहीं है कि मैं सब कुछ जो भी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, और इन्वेस्टमेंट केवल पैसे का नहीं होता, इन्वेस्टमेंट समय का भी होता है, कि यार मैंने अपने जीवन के 3 साल इस परीक्षा में इन्वेस्ट किए, बदले में मुझे कुछ नहीं मिला, मैं खाली हाथ एकदम चुपचाप अपनी तैयारी छोड़कर चला गया। तो फिर मुझे इस तैयारी से क्या लाभ हुआ? क्या मुझे इस तैयारी से कुछ भी फायदा हुआ, या फालतू के मैंने अपने कई साल खराब कर दिए? ये एक ऐसा सवाल है, ये एक ऐसा रिस्क है जिसके चलते बहुत सारे बच्चे यूपीएससी की तैयारी या तो शुरू ही नहीं करते, या फिर वो शुरू कर देते हैं तो उसके बाद भी उनका मन जो है मचलता रहता है। उनके दिमाग में एक, जिसको हम कहते हैं ना सेकंड थॉट, कि यार एक डाउट आता रहता है, एक संशय आता रहता है कि यार गलती तो नहीं कर रहा, कि यार मैं देखता हूं कि भाई, जब मैं आपको अपनी कहानी बता सकता हूं, मैं आईआईटी कानपुर से मैंने इंजीनियरिंग किया, उसके बाद मैं यूपीएससी की तैयारी करने आ गया और मैं देखता था कि भाई मेरे मित्रगण आईआईटी के बाद ठीक ठाक अच्छी नौकरी लग जाती है यार। तो मेरे मित्रगण थे वो सब एक शानदार आरामदायक जिंदगी जीते थे, युवा थे सब, 21-21 साल के लड़के थे, नई नई नौकरी लगी थी, पैसे हाथ में आने शुरू हुए, हर वीकेंड वो लोग पार्टियां करते थे, उसकी फोटो यार देखने को मिलती थी हमको फेसबुक इत्यादि कहीं कहीं पर, या फिर कोई दिल्ली वगैरह में जो मित्र रहते थे वो बताते थे कि यार यहां पार्टी है तू भी आ जा।
अब मेरे पास तो पैसे ही नहीं होते थे यार, मैं छात्र था, मैं कहां से करता। हालांकि वो कहते थे कि यार तू चिंता मत कर, हमें पता है तू पढ़ रहा है, तेरे पैसे हम दे देंगे। लेकिन तब भी ऐसे आपको अच्छा नहीं लगता कि यार एक बार दो बार चलो ऐसे कर लोगे, बार बार तो नहीं कर सकते, आपको ऐसा उचित नहीं लगता। आपको लगता है कि यार आप जीवन में बहुत कुछ मिस कर रहे हो, बहुत सारा ऐसा आनंद है, बहुत सारा ऐसा फन है। चलिए आनंद फन आप एक बार को मिस भी कर लेते हो, इसके लिए आप मानसिक तौर पर तैयार रहते हो। डर जो लगता था बेटा, ये लगता था कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं जिंदगी में करूंगा क्या, क्योंकि 3 साल आपने तैयारी करी, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो यार अब आप कहां जाओगे। अब आपके दोस्तों का तो एक एक प्रमोशन हो चुका है, अब आप कहां पर जाके नौकरी शुरू करोगे, कहां से अपना जीवन शुरू करोगे, यहां से आपको क्या सीखने को मिला इस तैयारी से, यह बहुत बड़ा सवाल था। तो आज के इस सेशन में हम इसी सवाल पर चर्चा करेंगे। ठीक है, शुरू करने के पहले मैं आपको एक चीज बता ही देता हूं कि भाई स्टडी IQ IAS जो है वो अपना पहला P2I बैच लेके आया है हिंदी में और इंग्लिश में। इंग्लिश में पहला बैच नहीं है, पहले भी आ चुके हैं। तो P2I बैच जो है ये इस यूपीएससी की प्रिपरेशन का जो पूरा सेक्टर है, इसमें बहुत ही यूनिक ऑफरिंग है। इसमें आपका प्रारंभिक परीक्षा से लेके यानी कि प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू तक की सारी तैयारी आपको एक ही कोर्स के अंतर्गत कराई जाती है, कि आपको बार बार हर चीज के लिए अलग कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, वन स्टॉप सोल्यूशन है। तो आपका अब से लेके जनवरी तक प्रीलिम्स की तैयारी होगी, माफ कीजिएगा प्रीलिम्स और मेंस की मिलकर तैयारी होगी, जो कंबाइंड तैयारी होती है जैसे फाउंडेशन कोर्सेज में होती है। और जनवरी के बाद पूरा फोकस प्रीलिम्स पे, क्योंकि याद रखिएगा इस बार का प्रीलिम्स कठिन आया है और कोई इस बात की संभावना नहीं है कि आने वाले सालों में आसान होने वाला है, शायद और कठिन हो सकता है। तो प्रीलिम्स पे 4-5 महीने फोकस तैयारी जरूरी है, और उसके बाद जो मेंस वाले टॉपिक्स हैं उनकी एकदम सॉलिड तैयारी। तो अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो मेंस और इंटरव्यू की तैयारी के लिए आपको दिल्ली बुलाया जाएगा, दिल्ली में रखा जाएगा। रेसिडेंशियल प्रोग्राम होता है हमारा, उसके लिए आपसे कोई अतिरिक्त पैसे नहीं लिए जाएंगे, आपका रहना, आपका खाना, आपकी शिक्षा, सब कुछ पूरी तरह से इसमें इंक्लूडेड है। किसी भी चीज के लिए आपसे एक्स्ट्रा पैसे नहीं लिए जाएंगे। यानी कि एक 29,999 रुपए का कोर्स, 30,000 रुपए मान लीजिए, 1 रुपया कम होता है पता नहीं क्यों, 30,000 रुपए के कोर्स में जो आप एजे लाइव कोड लगाएंगे तो आपको मिलेगा, आपकी पूरी तैयारी एंड टू एंड तरीके से कराई जाएगी। 30,000 रुपए में एंड टू एंड तैयारी। सिर्फ आपका एक चीज छूटेगी, वो है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल आपको कहीं और से कैसे भी करना पड़ेगा, लेकिन ऑप्शनल इसमें इंक्लूडेड नहीं है। उसके अलावा पूरी तैयारी आपकी 30,000 रुपए में कराई जाएगी। 19 जून से बैच प्रारंभ हो रहा है। ठीक है, शाम 6 बजे से क्लासेस हैं। जुड़ना चाहते हैं एजे लाइव कोड लगाइए और 30,000 रुपए में जुड़िए। अपनी भाषा केयरफुली चुनिएगा। हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी वाला बैच लीजिए, इंग्लिश में लेना चाहते हैं तो इंग्लिश का बैच, इंग्लिश मतलब प्योर इंग्लिश, तो इंग्लिश का बैच लीजिए। और इंग्लिश जो होता है बाइलिंगुअल, जहां पे टीचर थोड़ा हिंदी थोड़ा अंग्रेजी बोलता है, वो वाला आपको अगर चाहिए तो आप यहां पे जुड़ सकते हैं। बोलचाल की भाषा जो होती है, तो अपने माध्यम के अनुसार आप जुड़ सकते हैं, ये आपके पास संभावना यहां पर है। ठीक है, मेरे साथ जुड़ना है, मेरे साथ आपको बातचीत करनी है, अपने डाउट्स पूछने हैं, कुछ आपको चर्चा करनी है किसी चीज पे, करियर पे वगैरह वगैरह, तो ये सारे तरीके हैं। अतुल जैन यूपीएससी गाइडेंस मेरा टेलीग्राम चैनल है, अतुल_UPSC मेरा इंस्टाग्राम है। हालांकि इंस्टाग्राम पे मैं बहुत जल्दी जवाब नहीं दे पाता, मैं बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम प्रयोग नहीं करता। atul.jain@studiiq.com जो है ये मेरा ईमेल आईडी है। तो इन तरीकों से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं चर्चा कि भाई ये सबसे बड़ा असमंजस है जो आपको मैंने बताया, हम सभी के साथ रहता है, जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, कि यार सफलता की संभावना कम है। देखो यार, मतलब एक शिक्षक के तौर पे मैं आपको कोई हतोत्साहित नहीं करना चाहता, लेकिन ये फैक्ट है ना, ये फैक्ट है कि नहीं है कि यार जिस परीक्षा में टोटल सिलेक्शन रेट जो है वो 1% जो है, टोटल सिलेक्शन रेट आपका 1% भी नहीं है। 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, अगर मैं उसको छोड़ भी दूं तो 5 लाख लोग आपके एग्जाम देने आते हैं। ठीक है, या एक शुरू से ही देख लेते हैं एक बार, 10 लाख लोग आपके फॉर्म भरते हैं, उनमें से 5 लाख लोग जो होते हैं वो आपके प्रीलिम्स देते हैं। इन 5 लाख लोगों में से कितना, 14,600 का, 15,000 मान लेते हैं, चलिए 15,000 लोग जो है वो मेंस के लिए सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, कितने हो गए, 3%। यानी कि हर 100 लोग जो प्री देते हैं उनमें से 97 लोगों को प्री के स्टेज से वापस भेज दिया जाता है कि जाइए, अब आपकी आवश्यकता नहीं है। केवल 3 लोग, हर 100 में से 3 लोग मेंस देने के लिए एलिजिबल होते हैं। इन 15,000 लोगों में से मान लेते हैं करीब 3,000 के आसपास लोग जो हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। यानी कि इन अगर 100 लोग मेंस दे रहे हैं
उनमें से सिर्फ 20 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, 80 लोगों को वापस भेज देते हैं और आखिरकार 800 के आसपास लोग जो है वो फाइनली चयनित होते हैं, जिनमें से अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 100 के आसपास रैंक चाहिए अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं। सबका लक्ष्य सामान्य तौर पे आईएएस बनना होता है, तो 5 लाख में से ऊपर के 100 में आना है, यानी कि 1:5000 का रेशियो है। 5000 लोगों में से एक व्यक्ति जो है वो आईएएस बन पाता है। 5000 लोग। 5000 लोग कितने होते हैं, इसको एक बार विजुअलाइज कर लेते हैं। 5000 लोग अक्सर रैलियों में आते हैं नेताओं की, जो नेता रैली में भाषण देते हैं उनमें 5000, नेता कहते हैं 50,000 आए थे, पर वास्तविकता में वो 5-6 हजार लोग होते हैं। ठीक है, 5000 लोग आप ऐसे समझिए कि कोई एक ब्लॉकबस्टर फिल्म आई भाई, शाहरुख खान की पठान आई थी ना, बड़ी हिट हुई थी, मैंने सुना था, तो उसको देखने के लिए भीड़ उमड़ती है, सिनेमा हॉल हाउसफुल चलते हैं, है ना। बड़ी बेकार फिल्म थी, लेकिन भाई हिट तो कुछ भी हो जाता है। तो भाई हिट हुई वो फिल्म, तो एक पीवीआर सिनेमा हॉल आप सब लोग गए होंगे, तो एक पीवीआर सिनेमा हॉल में तकरीबन एक जब हाउसफुल होता है तो 300-350 लोग होते हैं, ये आप मान सकते हो। तो ऐसे 15 पूरी तरह से खचाखच भरे पीवीआर सिनेमा हॉल इमेजिन कीजिए। 15 पीवीआर सिनेमा हॉल जो पूरे भरे हुए हैं, एक भी सीट खाली नहीं है। उन 15 भरे हुए सिनेमा हॉल्स में से एक बच्चा जो है वो उठेगा और वो आईएएस बनेगा। तो कंपटीशन टफ है, इसमें ये किसी को भी दिमाग में नहीं होना चाहिए बहुत आसान है हम तो निकाल लेंगे, नहीं। मेहनत करो, तैयारी करो, हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना हो, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सफलता की गारंटी जो है कुछ नहीं होती, परसेंटेज आप देख रहे हो कम है। तो सवाल यह है कि जो मैं तैयारी कर रहा हूं 2-3 साल, जो मैं बैठ के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सोशल स्टडीज और ये सब पढ़ रहा हूं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, एथिक्स, इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड, करंट अफेयर्स, ये सब किसी काम आएगा या नहीं आएगा? क्या ये सब मेरे जीवन में कोई सुधार लाएगा या नहीं लाएगा? ये एक इंपॉर्टेंट सी बात है जिसके बारे में विचार करना आवश्यक है। यार देखो, यूपीएससी की तैयारी को लेकर मेरा अपना बहुत स्पष्ट ओपिनियन है और मैं सबसे ये बोलता हूं कि जब मेरे बच्चे बड़े होंगे और वो एक कॉलेज की उम्र में आएंगे, तो भले ही उनका यूपीएससी में इंटरेस्ट हो या ना हो, भले ही भाई जमाना बदल गया होगा, हो सकता है, अब हर किसी की अपनी अपनी रुचि भी होती है, हो सकता है मेरे बच्चों का आईएएस बनने में कोई इंटरेस्ट ना हो, उनको ये नौकरी अच्छी ना लगती हो, उनको कोई ऐसा कोई चार्म नहीं हो कि मुझे आईएएस बनना है। उसके बाद भी मैं ये चाहूंगा, अब मैं चाहूंगा बोलूंगा, भाई बच्चे सुनते तो है नहीं आजकल माता पिता की, लेकिन तब भी मैं ये चाहूंगा कि मेरा बच्चा 1 साल यूपीएससी की तैयारी जरूर कर ले, भले ही ना पढ़े, एग्जाम भी ना दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 1 साल तैयारी जरूर कर ले। क्योंकि मैं ये मानता हूं, और ये जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर चुके हैं वो इससे सहमत होंगे कि यार यूपीएससी की तैयारी आपके अंदर जो आपका वायरिंग होता है ना एक आदमी का, उस वायरिंग को बदल देती है, आपकी आत्मा को परिवर्तित कर देती है, वो आपको पूरी तरह से एक अलग इंसान बना देती है, कहीं बेहतर इंसान बना देती है जो आप पहले थे उसकी तुलना में। यूपीएससी की तैयारी के पहले आप जैसे गए थे और उसके बाद आप जैसे निकलते हो, कोई आपको पहचान नहीं सकता कि आप सेम व्यक्ति हो। मतलब आपकी दुनिया बदल जाएगी, आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा, आपको देखने वाले चौंक जाएंगे, यार ये व्यक्ति, ये मतलब ये वही आदमी है क्या जो हमारे साथ कॉलेज में था, हमारे साथ स्कूल में था? ये तो बड़ा अलग तरह का व्यक्ति हो गया है। ये कैसे होता है मैं आपको अभी समझाता हूं। सबसे पहली चीज है ज्ञान, कि यार आपको लगभग सभी विषयों का बेसिक ज्ञान होगा। ये बात तो पता है आपको। आप अगर सिविल सर्विसेज की ढंग से तैयारी की बात कर रहा हूं, अगर आप ढंग से तैयारी करते हो तो आपको इंडियन पॉलिटी पूरी पता है, पूरी तो नहीं कह सकते कोई भी विषय, लेकिन काफी हद तक पता है। आपको अर्थशास्त्र पता है, आपको भूगोल पता है, आपको इतिहास पता है, आपको विज्ञान पता है, आपको बहुत सारी चीजें पता हैं। आपको इतनी सारी चीजें पता हैं कि यार किसी को यकीन नहीं होगा कि इसे इतना कुछ कैसे पता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं अपनी लाइफ से। जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था तो एक मेरे परिवारी जन जो थे वो अस्पताल में भर्ती थे, दिल्ली में एक अस्पताल में भर्ती थे। मैं देखने गया और उनका कुछ तो किडनी विडनी का प्रॉब्लम था, तो मैं भाई डॉक्टर वहां खड़े होकर बात कर रहे थे, मेरे परिवार के और लोग डॉक्टरों से बात कर रहे थे, मैं भी उस बातचीत में खड़ा हो गया और वो डॉक्टर आपस में बात कर रहे थे कि भाई इनका लिवर का फंक्शन, किडनी का फंक्शन। अब मैं साइंस उतना पढ़ाता नहीं तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन उस समय मैं पढ़ता था। तो मैंने सडनली डॉक्टर से बात करनी शुरू कर दी। मैंने कहा हाँ, इससे क्या होगा कि आपके बॉडी में बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा और बिलीरुबिन के लेवल के कारण ये सब आपका फलाना फलाना, कुछ कुछ बातें मैंने उनसे करनी शुरू कर दी। वो डॉक्टर्स मेरे को ऐसे देखते हैं, और मैं बहुत युवा था उस टाइम पे, तो बोलते हैं आप मेडिसिन स्टूडेंट हो क्या, डॉक्टरी के स्टूडेंट हो क्या आप?
मेडिकल साइंस पढ़ते हो? मैंने कहा नहीं, मैं तो आईआईटी से बीटेक किया है मैंने। तो बोले फिर तुम्हें ये सब कैसे पता? वो डॉक्टर ऐसे चौंक के, एस्कॉर्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर बोलते हैं तुम्हें ये सब कैसे पता? मैंने उनको बोला सर मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं। तो यूपीएससी की तैयारी में आप इतनी बायोलॉजी पढ़ लेते हो कि आपको आपके मानव शरीर की बेसिक बातें, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बैठ के सर्जरी कर सकता हूं, लेकिन जो बेसिक बातें होती हैं कि यार मानव शरीर में किडनी का क्या रोल है, लिवर का क्या रोल है, अगर ये खराब हो जाए तो क्या दिक्कतें होंगी, ये आपको समझ में आना शुरू हो जाता है। और सब बेसिक ही है। ऐसे अर्थशास्त्र में आप जाके देखोगे इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर बात कर रहा होगा कि अरे यार हमारे यहां पी नोट्स के जरिए इन्वेस्टमेंट जो आता है ये एक, हमें इसको बढ़ाने से एक देश की सोवरेनिटी को खतरा है, आप उसमें पिच इन कर सकते हो कि सही बात है यार, ये तो मनी लॉन्ड्रिंग का सीधा सीधा मामला बन सकता है। आपने कोई अर्थशास्त्र नहीं पढ़ी कॉलेज में, लेकिन अगर आपने यूपीएससी की ढंग से साल भर तैयारी करी है तो आप ये इस चर्चा का हिस्सा बन सकते हो। आप वकीलों के बीच बैठ के संविधान की बात कर सकते हो। तो ऐसा कोई वर्ग नहीं है जहां पे आप पिच इन करके बातचीत नहीं कर सकते। आप कला की बात कर सकते हो, आप इतिहास की बात कर सकते हो। और ये जो स्किल है बेटा, ये बहुत दुर्लभ है। ये जो स्किल है ये बेहद दुर्लभ है। आजकल तो आपको ज्यादातर लोग ऐसे मिलेंगे जो किसी भी एक विषय पर भी पूरी तरह से बात नहीं कर सकते। आपको ज्यादातर लोग अब ऐसे मिलेंगे। थोड़ा हमारा अटेंशन स्पैन कम हो गया है, आजकल लोग पढ़ते नहीं हैं, वो इंस्टाग्राम और फोन और इन चीजों पे ज्यादा रहते हैं, जो भी कारण है। मैं कोई नई पीढ़ी के खिलाफ आलोचनात्मक रैंट नहीं शुरू करना चाहता, लेकिन यह बहुत दुर्लभ बात है कि एक ऐसा व्यक्ति जिससे यार आप कोई भी बात कर लो वो कर सकता है। यह अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैं इसके पहले जिस संस्थान में काम करता था, मैं बहुत सारे लोगों को नौकरियां दिया करता था। और आप जानते हैं मेरा नौकरी देने का क्राइटेरिया क्या होता था? मैं किसी भी टॉपिक पे उस व्यक्ति से बात करता था और मैं तर्क वितर्क करता था। मेरा आर्ग्यूमेंट यह होता था कि जो आदमी 15 मिनट मेरे से बात कर सकता है मैं उसको नौकरी पे रख लूंगा। जो आदमी 15 मिनट बात कर सकता है किसी भी टॉपिक पे। और कई बार मैं टॉपिक उससे पूछता था कि तुम बताओ तुम किस चीज में कंफर्टेबल हो। आपको पता है कितने सिलेक्शन होते थे? 100 में से 1 का रेशो था। यह कहा जाता था कि अरे अतुल सर का इंटरव्यू तो बहुत टफ होता है यार, वो 100 में से 1 आदमी को लेते हैं, 99 को मना कर देते हैं। क्योंकि यार आप विश्वास नहीं करोगे, 100 में से 1 ही आदमी 15 मिनट बात कर पाता था। तो यह अपने आप में बहुत ज्यादा दुर्लभ है। और साथ के साथ जो ज्ञान आपको है वो तो है ही है, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी, वो क्षमता का विकास होता है कि आप किसी भी चीज को डिग डीप कर सकते हो। एक चीज आजकल बड़ी कॉर्पोरेट वर्ड में बोली जाती है, डिग डीप, कि यार कोई प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है तो उसमें आपको गहरा जाना पड़ेगा। आप ऊपर ऊपर से नहीं कर सकते कि हां चलो ऐसा कर लेते हैं। यू हैव टू डिग डीप कि यार ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है, इसके समाधान के लिए ये 4 कदम उठाए जाने की जरूरत है। इन कदमों से ये समस्याएं पैदा होंगी, इन समस्याओं के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं डिगिंग डीप। ये काम आप यूपीएससी की तैयारी में रोज करते हो। ये काम आप रोज करते हो। ये आपको कोई एमबीए करना सिखाएगा? ये काम आप यूपीएससी की तैयारी में रोज करते हो कि नहीं करते? तो ये आपके अंदर एक क्षमता का विकास जो है ये यूपीएससी की तैयारी से होता है। आपके अंदर कौन कौन सी कैपेबिलिटीज विकसित होती हैं? यार ये पहली जो कैपेबिलिटी है ना यार, ये आपको बहुत ज्यादा, जिसको मैं कहता हूं एम्प्लॉयबल बनाती हैं। किसी भी एम्प्लॉयर के लिए ये आपको बहुत पसंदीदा चॉइस बनाती हैं कि जो विषय पसंद ना हो उनमें भी परिश्रम करने की क्षमता। यार देखो, जो सब्जेक्ट, जो टॉपिक अच्छा लगता है वो तो हर कोई पढ़ लेता है, लेकिन आप यूपीएससी की तैयारी के दौरान आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, ये इकोनॉमिक्स और पॉलिटी और एथिक्स सब अच्छा लगता है क्या? मैथ, इंग्लिश सब अच्छा लगता है। कुछ तो ऐसा होगा जो आपको खराब लगता होगा कि यार ये क्या है, ये क्या है, ये तो बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे को, ज्योग्राफी कतई पसंद नहीं है, इकोनॉमिक्स कतई पसंद नहीं है। ऐसा कुछ होगा तो क्या आप उनको छोड़ देते हो क्या? छोड़ देते हो क्या उनको? नहीं। आपको लगता है नहीं आता है तो भी क्या हुआ, पढ़ना तो है। तो बेटा जो चीज पसंद है वो तो हर कोई कर लेता है, जो पसंद नहीं है उसमें भी शांति से, अनुशासन के साथ एक टास्क बना के, टारगेट बना के उसको क्रैश करना, ये वो स्किल है जो आपको बहुत सफल आदमी बनाती है लाइफ में। ये वो स्किल है। मेरे को नहीं पसंद लेकिन मैं कर लूंगा। अक्सर क्या होता है ना, ये कहा जाता है कि अरे आप यार, और ये जीवन में ऐसा होता है, आप किसी कंपनी में काम करोगे, किसी बड़ी से बड़ी कंपनी में आप काम करोगे, आप अपनी खुद की कंपनी चलाओगे। मैंने अपनी एक एजुकेशन कंपनी चलाई थी एक बार, तो मेरे को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था, पढ़ाना मेरे को इंटरेस्ट था उसमें। टैक्स जो देने पड़ते हैं कि यार टैक्स कैलकुलेशन करो और ये सब पूरा बिल विल ये सब करने पड़ते हैं, आपकी कंपनी है तो ये सब मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन करना तो वो भी पड़ता है ना। आप कहीं भी दुनिया में नौकरी करोगे, आप आईएएस भी बनोगे
क्या आपको सारे काम वही मिलेंगे जो आपको पसंद है? आपको वो काम भी तो मिलेंगे जो आपको पसंद नहीं है। आप उनसे ना नहीं बोल सकते। यह तैयारी आपको उसके लिए प्रिपेयर करती है कि जो चीज पसंद नहीं भी है, कोई भी व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर में आपको इंटरव्यू करेगा, वो ये देखेगा कि यार ये वो व्यक्ति है, इसको जो चीज नहीं भी पसंद होती ये उनको भी कर लेता है। इसमें वो क्षमता है कि ये डर के भागता नहीं उससे कि यार ये तो बिल्कुल नहीं आता, ये नहीं होगा मेरे से। अक्सर लोग ये करते हैं। ये व्यक्ति क्या करता है, नहीं आता कोई बात नहीं सर, करना तो है ही, तो काम समझ के उसको इज्जत से करता है। लंबे समय तक प्रयास करने की क्षमता, यह भी आपको पता है। देखो, कोई भी प्रॉब्लम जो है पहले दिन सॉल्व नहीं होती, जल्दी सॉल्व नहीं होती। अक्सर हम लोग बहुत ज्यादा आतुर रहते हैं, हड़बड़ाहट में रहते हैं, वी आर ऑलवेज इन अ हरी। और फिर जब हमसे जल्दबाजी में चीजें सॉल्व नहीं होती तो हम फ्रस्ट्रेट होकर उन्हें छोड़ के उठ जाते हैं कि छोड़ यार, नहीं हो रहा है। होता है कि नहीं होता? ये जनरल एटीट्यूड है। यूपीएससी एस्पिरेंट के साथ ऐसा होता है क्या? भाई अगर आप फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ना शुरू कर देते तो आप तैयारी कर ही नहीं सकते थे। आपने तैयारी करी, मतलब आप फ्रस्ट्रेट नहीं हुए। ये स्किल, ये जो है, ये आपकी हर किसी को दिखती है कि यार ये आदमी फ्रस्ट्रेट नहीं होता, इसको नहीं आता, ये लगा रहता है, लगा रहता है, ये साल भर 2 साल लगा रहेगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, लेकिन ये आदमी फ्रस्ट्रेट नहीं होता। क्या आपके हिसाब से ये किसी भी एम्प्लॉयर के लिए अच्छी स्किल नहीं है? कोई भी एम्प्लॉयर जब किसी को हायर करना चाहता है, कोई भी व्यक्ति नौकरी के लिए किसी को ढूंढता है, तो ये काम की स्किल नहीं है कि यार इसको मैं काम दूंगा तो ये लगा रहेगा, छोड़ेगा नहीं उस काम को। खुद को प्रेरित करने की क्षमता इससे जुड़ी हुई है। यूपीएससी की तैयारी में आपको कोई मोटिवेट नहीं करता, यह फैक्ट है, यह सच है, कोई मोटिवेट नहीं करता। क्योंकि यार मतलब परिवार वाले कह देते हैं हाँ बेटा पढ़ते रहो, ठीक है, हो जाएगा, वेरी गुड, है ना। बाकी यार क्या, यूट्यूब पे 4 लोग बोल देते हैं, कविताएं सुना देते हैं 4 आपको मोटिवेशन की, कुछ मतलब है क्या उसका? कुछ होता है क्या उससे? असली मोटिवेशन कहां से आता है? आप अपने अंदर मोटिवेशन उत्पन्न करते हो। ये मैं बार बार कहता हूं, अक्सर बच्चे मुझे बोलते हैं सर मोटिवेशनल लेक्चर ले लो आप। मैं उनको यही बोलता हूं कि यार अगर देश की सबसे अच्छी नौकरी पाने के लिए और उसकी तैयारी करने के लिए अगर तुम्हें मोटिवेशन की आवश्यकता है, तो यार फिर मैं तुम्हें क्या मोटिवेट करूंगा? फिर तो भगवान तुम्हें मोटिवेट नहीं कर सकता भाई। मोटिवेशन आपके अंदर से आना चाहिए। और वो आप, जो बच्चे सक्सेसफुली तैयारी कर लेते हैं, और सक्सेसफुली तैयारी करने से मेरा मतलब सिलेक्शन से नहीं है, जो बच्चे अच्छी तैयारी कर लेते हैं और आपको पता होता है आपकी तैयारी अच्छी है कि नहीं है, ठीक है, तो आपने खुद को, अपने आप को मोटिवेटेड रखा लंबे समय तक। आप अपने आसपास जो लोग यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे, ऐसे 10 लोगों से बात करके देखो, आपको पता चलेगा कि सेल्फ मोटिवेशन कितना मुश्किल है। आपके लिए रोज की बात है, आप रोज सुबह उठते हो, खुद को मोटिवेट करते हो कि आज मुझे पढ़ना है, लेकिन बाकी लोगों के लिए यह उतना आसान प्रक्रिया नहीं है। एक और चीज, संसाधनों की व्यवस्था करना और उनका सही प्रयोग करना। आपको पता है सबसे बड़ा संसाधन क्या है? समय। आपको पता है आपको साल भर के अंदर 15 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो आप क्या करते हो? सबसे सही रास्ता ढूंढते हो कि यार इकोनॉमिक्स पढ़नी है तो यार कैसे पढ़ी जाए कि खत्म हो जाए। क्योंकि आपको पता है आप साल भर इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हो, लेकिन आपको साल भर नहीं पढ़नी ना, आपको इकोनॉमिक्स 1.5 महीने में खत्म करनी है। तो आप वो नोट्स ढूंढते हो, वो कोर्स ढूंढते हो, फाउंडेशन कोर्स जैसा, P2I जैसा, कुछ भी आप नोट्स ढूंढते हो, कोर्स ढूंढते हो, टीचर ढूंढते हो, यार ये पढ़ा देगा, इससे हो जाएगा मेरा, उसके जरिए आप खत्म करना चाहते हो। क्योंकि आपको पता है अगर आप पढ़ते रह जाओगे फिर तो आप सारी जिंदगी पढ़ते रह जाओगे। तो संसाधनों का सही प्रयोग, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी प्रोजेक्ट, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत साल प्राइवेट सेक्टर में लीडरशिप रोल्स किए हैं। तो यार आप कोई भी प्रोजेक्ट इनिशिएट करते हो तो आप क्या करते हो? टीम को बजट देते हो कि यार ये बजट है, ये हमको ये वाला प्रोडक्ट डेवलप करना है, 5 लाख रुपए हैं, 10 लाख रुपए हैं, जितने भी हैं, और 5 लोगों की टीम है, इसको बनाओ। तो यार वो जो संसाधन है उनको सही प्रयोग करके सही रिजल्ट कैसे लेके आना है। टीम अगर मुझे आके बोल दे कि सर ये बन तो जाएगा पर इसमें 1 करोड़ रुपए लगेंगे, तो आपके हिसाब से क्या वो अच्छी टीम है? नहीं है। बेहतर टीम वो है जो शायद थोड़ा सा, हो सकता है उतना अच्छा प्रोडक्ट ना बनाए, 5% कम अच्छा बनाए, लेकिन जो संसाधन है उनके अंदर बना ले। ये वाली स्किल आपके अंदर डेवलप होती है कि नहीं होती है? मैं बार बार अपने लेक्चर्स में ही बोलता हूं कि आपको प्रोफेसर थोड़ा ना बनना है, आपको सारा विषय पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उतना पढ़ो जितना परीक्षा के लिए उपयोगी हो। तो टाइम का और दिए हुए संसाधनों का सही उपयोग आप लोग सीखते हो इस तैयारी के अंतर्गत, ठीक है। यार आपका एक विशेष प्रकार का चरित्र यूपीएससी की तैयारी के दौरान बनता है। चरित्र मतलब यहां पे चरित्र से मेरा मतलब है आपके कैरेक्टर से, आपकी पर्सनैलिटी से। आपका एक विशेष प्रकार की पर्सनैलिटी आपकी बनती है कि आप लंबे समय तक बिना किसी सफलता के काम कर सकते हो।
आप यार लंबे समय तक सालों साल पढ़ते हो, बीच में कोई ऐसा तो है नहीं कि आपको ऐसा होता है कि अच्छा आपने अभी 6 महीने तैयारी कर ली तो आप स्टेट लेवल के अफसर बन गए, ऐसा तो होता नहीं। एग्जाम है, कई बार आपका प्रीलिम्स हो जाता है, मेंस हो जाता है, इंटरव्यू में आप रह जाते हो और आप फिर दोबारा प्रीलिम्स से शुरू करते हो। तो बिना सफलता के, बिना रिवॉर्ड के आप लंबे समय तक काम कर सकते हो। ये फिर आप एक बार 10 लोगों से आसपास बात करके देखना, आपको पता चलेगा कि ये कितनी रेयर स्किल है। यूपीएससी के अंदर इन सारी स्किल्स को हम बहुत आम मानते हैं, लेकिन बाहर के समाज में ये स्किल्स उतनी आम है नहीं। इसके अलावा ज्ञान के प्रति आपका सम्मान हो जाता है कि यार नॉलेज बहुत काम की चीज है, नॉलेज की आप बहुत इज्जत करते हो, ज्ञान का आप बहुत सम्मान करते हो और आप उसके तहत लगे रहते हो। सामाजिक कामों में आपकी रुचि है और इसके अलावा सामाजिक कामों में रुचि के साथ साथ आप एक जो है आपकी सोच जो है वो सब एक समावेशी सोच आपकी हो जाती है। यह बहुत आवश्यक है। अक्सर वरना क्या होता है, लोगों की सोच जो होती है बहुत बायस्ड होती है कि मैं शहर में रहा हूं सारी जिंदगी, मैं शहर में रहा हूं, एक धनवान परिवार से हूं, तो मुझे गरीबों की प्रॉब्लम समझ ही नहीं आती, मुझे गांव के लोगों की प्रॉब्लम समझ में ही नहीं आती। मैं कहता हूं अरे यार सड़कें बना दो, हर जगह स्कूल खोल दो, हाईवे बना दो, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन गांव के लोग या एक ट्राइबल लोग उस सड़क के बनने का विरोध क्यों कर रहे हैं, यह बात जो है आप शहरी लोगों को नहीं समझा सकते तब तक जब तक वो यूपीएससी की तैयारी नहीं करते। एक यूपीएससी एस्पिरेंट समझता है कि यार उनके विचार हैं, मान्यताएं हैं, जो कि उनकी वैल्यू है, उनकी एक कीमत है, उसको आप मना नहीं कर सकते, है ना। गांव के लोगों को, जैसे मैं अक्सर शहरी लोगों से बात करता हूं, कहते हैं क्या सरकार मिड डे मील, स्कूलों में कोई खाना खाने की जगह है क्या, मिड डे मील स्कीम चलती है। फिर मैं उनसे चर्चा करता हूं, बहुत लोगों को मैंने मिड डे मील की तरफ कन्वर्ट किया है, बोल बोल के, समझा समझा के कि भाई तुम आंकड़े देखो, तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि ग्रामीण गरीबी चीज क्या है। तो मिड डे मील स्कीम से कितना लाभ हुआ है, शायद भारत सरकार की अब तक की सबसे सफल योजनाओं में से भारत के इतिहास में एक है मिड डे मील योजना। तो ये चीजें जो है आप शहरी लोगों को आसानी से समझा नहीं सकते। यूपीएससी की तैयारी करने के बाद एक समावेशी सोच विकसित होती है। आप खाली अपने और अपने जैसे लोगों के बारे में नहीं सोचते, आप उन लोगों के बारे में भी सोच पाते हो जिनसे आप कभी नहीं मिले। तो आपकी सोच जो है वो इंक्लूसिव हो जाती है, वो समावेशी हो जाती है। यह बहुत बड़ी बात है। और लक्ष्य के प्रयास में त्याग करना, कि आप अपना एक गोल सेट करते हो और उस गोल के लिए यार जो भी देना पड़े, जो भी कुर्बानी, जो भी त्याग लगे, मैं करूंगा या करूंगी। यह चीज जो है, यह जज्बा जो है, ये यूपीएससी आपके अंदर डेवलप कर देती है तैयारी। तो यार पॉइंट यह है, इस चर्चा का जो भी थोड़ी सी बातचीत हुई, इसका पॉइंट बस इतना है कि अगर आपका किसी कारणवश, मैं चाहूंगा, मैं बहुत बहुत ज्यादा आपकी सहायता भी करूंगा और आपके लिए दुआ भी करूंगा कि आप लोग, जो भी लोग यहां पे हमारे साथ तैयारी करते हैं, हमारा चैनल देखते हैं, हमारे कोर्सेज में एनरोल करते हैं या नहीं भी करते, आप सबका सिलेक्शन हो, आप सब बहुत शानदार ऑफिसर्स बने लाइफ में, न सिर्फ ऑफिसर्स बने, बहुत शानदार नामी ऑफिसर्स बने, मैं ये आप सबके लिए दुआ करूंगा। लेकिन तब भी मैं आपको एक आश्वासन देता हूं कि अगर किसी कारणवश आपका चयन नहीं भी हुआ, तो बेटा ये जो तैयारी है, इस तैयारी की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो आपको एक ऐसा इंसान बना देगी कि आपको जिंदगी में कभी काम की तकलीफ नहीं होगी। आपको ऐसा नहीं होगा कि यार मैं करूं क्या, ये आपको समझ में नहीं आए, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आपने अच्छे से तैयारी की है, दिल लगा के तैयारी की है, तो कोई भी एम्प्लॉयर प्राइवेट सेक्टर में, उसके लिए आप एक एसेट होगे। वो चाहेगा कि यार इसको तो मैं तुरंत ले ही लेता हूं, ये आदमी तो बहुत काम करेगा। हो सकता है कि आपके साथी 3-4 साल से काम कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे, तो आपकी शुरुआत छोटी हो, ये हो सकता है, बहुत कॉमन चीज है। ये हो सकता है कि आपकी शुरुआत छोटी हो, लेकिन फिर धीरे 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 आपकी जो विकास करने की गति होगी, वो बाकी लोगों की तुलना में बहुत बहुत ज्यादा तीव्र होगी। तो बिल्कुल दिमाग से डाउट, संशय निकाल दीजिए। यूपीएससी की तैयारी आपको या तो ऑफिसर बनाएगी, और अगर ऑफिसर नहीं भी बना पाई तो आपको एक बहुत शानदार, बहुत उपयोगी व्यक्ति बनाएगी। तो इसके साथ मैं आपको एक बार दोबारा बता दूं, हमारा P2I बैच जो है वो 19 तारीख से शुरू हो रहा है। एजे लाइफ कोड लगा के आप मात्र 29,999 में उससे जुड़ सकते हैं। हिंदी में भी ले सकते हैं, इंग्लिश में भी ले सकते हैं, और बाइलिंगुअल जो होता है इंग्लिश, उसमें भी आप ले सकते हैं। यह आपके पास चॉइस उपलब्ध है। याद रखिएगा, प्रीलिम से इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी सिर्फ 29,999 रुपए में। और अगर आप मेरे साथ चर्चा करना चाहते हैं, कुछ आपके पास डाउट्स हैं जिसका आप निराकरण करना चाहते हैं, तो अतुल जैन यूपीएससी गाइडेंस मेरा टेलीग्राम चैनल है, अतुल_UPSC मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है,
और atul.jain@studiiq.com मेरा ईमेल आईडी है। मैं आग्रह करूंगा अगर आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो सबसे उपयुक्त मीडियम जो है वो ईमेल है। मेरे साथ आज जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आप सभी को आपकी तैयारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।